नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्तरीय क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। वहाँ पर आपको हमेशा शाम को टेस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने शुरू नदियों के आधार पर हिमालय की संरचना के बारे में बात की थी थोड़ी। एक हमने बात की थी भाबर के बारे में, एक तराई, बाद में खादर, बांगड़। तो भाबर कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक पर्वतमाला के पदेन क्षेत्र के अंदर नदियों द्वारा लाए गए बड़े अवसाद जमा हो जाते हैं 8 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण नदियां उन अवसादों के नीचे बहती है, जिस कारण हमें क्या है, नदियां सतह पर बहती हुई दिखती नहीं है। तो यही हमें आपके भाबर के बारे में प्रमुख बात ध्यान रखनी थी। उसके बाद में हमने अगला क्षेत्र आता है 15 से 30 किलोमीटर के अंदर तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र के अंदर क्या है, नदियां वापस सतह पर दिखनी शुरू हो जाती है, जिस कारण नदियों के अनियंत्रित बहाव के कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। बाद में अगला मैदान हमने खादर का किया। खादर यानी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान, जहाँ प्रतिवर्ष नई मृदा आती रहती है और ये बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। पंजाब में इसको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। और लास्ट में हमने बात की थी बांगड़ के बारे में। बांगड़ पुराना जलोढ़ मिट्टी का मैदान है जहाँ वर्तमान में नदियां नई मिट्टी नहीं लेकर आती है। यहाँ भी उत्पादन होता है, परंतु आपके खादर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो बाद में हमने शुरू किया था आपके भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, जिसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिणी पठारी प्रदेश की, ठीक है। तो दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंदर हमने बात कर ली थी, ये क्या है, भारत का सबसे पुराना भाग है, भारत का सबसे बड़ा भाग है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं, जिस कारण ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। गोडवाड़ के बारे में हमने बात की थी, हिमालय 33 सागर के अवसादों से बना है और दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप है वो गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। गोडवाड़ लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास के बारे में विस्तृत उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हमने कुछ पठार शुरू किए थे, जिसके अंदर हमने अपने हाड़ौती का पठार या मेवाड़ का पठार कह दीजिए उसकी बात की थी, जहाँ पर चंबल, बनास, काली सिंध नदियाँ बहती है, ठीक है। बाद में हमने दूसरा पठार की बात की थी मध्य भारत, जो किस राज्य के अंदर है, MP के अंदर है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। तीसरा पठार हमने बात की थी बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? UP और MP की, ठीक है। यहाँ पर अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर झरने का निर्माण आता है। यहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं दोस्तों? केन और बेतवा नदी, ठीक है। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट पठार के बारे में बात करेंगे, जिसका क्वेश्चन, जिसके बारे में अगर आपने भी जरूर सुन रखा है, वो कौन सा पठार है, उस पठार के बारे में आप लिखिए कि वो पठार है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मालवा का पठार। दोस्तों, ये मालवा का पठार है, ये अपने MP के अंदर है, ठीक है। मालवा वाला पठार अपना हाड़ौती का पठार है ना राजस्थान के अंदर, ये इस मालवा के पठार का ही भाग है, ठीक है। ये मुख्यतः MP वाले क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, ये मुख्यतः MP के अंदर है। इसकी आकृति है ना, आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। शॉर्ट में बनाओ आप, ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो। बात तो आप यहाँ क्लास के अंदर समझ ही लेते हो। आकृति क्या है इसकी? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये दोस्तों लावे से बना हुआ है। लावा क्या होता है? लावा, जब ज्वालामुखी के बारे में हम विश्व भूगोल के अंदर पढ़ेंगे, तो ज्वालामुखी से अंदर से जब विस्फोट होता है और जो लावा निकलता है बाहर, ठीक है, वो आग आपने देखी, वो आग जो निकलती है पानी की तरह से बहती है, जब वो जम जाती है ना, तो उसे लावा कहते हैं। तो ये लावा से निर्मित पठार है, ठीक है। यह लावा से निर्मित पठार है। और जब ये लावे का अपर्दन होता है ना, इस लावे का अपर्दन होता है, तो इस लावे से काली मिट्टी का निर्माण होता है।
इस काली मिट्टी कपास के और गन्ने की खेती के अंदर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहां काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को आप बताओ रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये सारी बातें हम आगे मिट्टी के टॉपिक के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ ये थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद कर लो आप। ये काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? एक तो कपास और गन्ने की खेती काली मिट्टी के अंदर बढ़िया होती है। ठीक है, तो इस मालवा के पठार के अंदर दोस्तों नदी बहती है आपके चंबल व शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन। उज्जैन है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? एमपी के अंदर। ये उज्जैन है ना, इस शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। और हमारे मारवाड़ के वीर सपूत दुर्गादास जी राठौड़ की आपके समाधि भी इस शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में ही है। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़। भूगोल की बात नहीं है, लेकिन बात आ गई तो आप थोड़ा याद रख लेना कि शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में ही आपके क्या है? दुर्गादास राठौड़ जी की क्षत्रिय समाधि यहीं पे है, समाधि। तो इतना हमें मालवा के पठार के बारे में ध्यान रखना था। इंपॉर्टेंट है, ये मालवा का पठार एमपी के अंदर स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखना। और ये इसकी बाकी की विशेषता है। ठीक है, मालवा के पठार के बारे में आगे हम बात करते हैं। एमपी के पास वाला ये आप जिला ले लो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपके कितने? 4 हो गए, ये 5वां बागेलखंड। वो जो हमने तीसरा किया था वो था बुंदेलखंड। कंफ्यूज मत होना बुंदेलखंड और बागेलखंड के बीच में। ठीक है ना, वो बुंदेलखंड था जो यूपी एमपी के अंदर है, और ये बागेलखंड है ये आपके एमपी और छत्तीसगढ़ में है। एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, यहां आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यहां पर एक तो आपके सोन वो महानदी बहती है, महानदी सोन व महानदी बहती है, एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इन पठारों का आपको मुख्यतः तो कौन से जिले के अंदर है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और पुराने पेपर जब आप उठा के देखोगे इंडिया जीके के, तो इसके अंदर इन पठारों की चोटी, इनके पास पर्वत स्थित है। पारसनाथ चोटी कहाँ है? धूपगढ़ चोटी कहाँ है? ठीक है, महादेव, मैकाल, यहाँ बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, तो बिल्कुल ढंग से याद करना इसको। बागेलखंड के बाद में आप आगे चलोगे तो छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा उड़ीसा, तो आपके दंडकारण्य पठार। ये दंडकारण्य पठार आप देखो, एक तो ये छत्तीसगढ़ है, भाई लिख ही देते हैं, आप समझ तो जाओगे वैसे, लेकिन लिख देते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। ये दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के अंदर है। यहाँ नदी कौन सी बहती है दोस्तों? यहाँ नदी बहती है इंद्रावती। यहाँ नदी बहती है आपके दोस्तों, इंद्रावती नदी बहती है। और इस पठार को आपके छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कहते हैं? इस दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं दोस्तों, बस्तर का पठार। ठीक है, इसको कहते हैं आपके बस्तर का पठार। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दंडकारण्य पठार को छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर का पठार कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके दंडकारण्य पठार की बात। आगे हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के पास में है झारखंड। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पठार आप सभी को पता है, बताइए। जहां भारत के अंदर सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है वो, और हमारे क्रिकेटर MS धोनी उसी राज्य से आते हैं। बताइए कौन सा होगा? झारखंड के कौन सा पठार है?
छोटा छोटा नागपुर, नागपुर का पठार। नागपुर तो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये आपके कहाँ है भाई? झारखंड। झारखंड का पठार है ये, छोटा नागपुर का पठार है झारखंड के अंदर। तो इस यहाँ कौन सी नदी बहती है दोस्तों? यहाँ नदी बहती है मेन तो है दामोदर नदी। दामोदर नदी इस छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से ही निकलती है, तो यहाँ दामोदर नदी बहती है, ठीक है ना। ये दामोदर यहाँ पर नदी बहती है, और दामोदर नदी क्षेत्र के अंदर कोयला खनिज बहुत मिलता है। कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयले खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई। इस दामोदर नदी घाटी है ना क्षेत्र, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोयला बहुत पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। दामोदर नदी पर यहाँ लिख लेना, इस नदी पर भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना स्थित है। क्या है दोस्तों? दामोदर नदी घाटी पर भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना स्थित है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में हमें इतनी बात ही ध्यान रखनी थी। छोटा नागपुर के पठार के बाद में आप ध्यान रखो, अगला जो पठार है वो है आपके मेघालय का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? मेघालय का पठार। वैसे देखो ये जो मेघालय ये जो मेघालय ये तो यहाँ हो गया देखो, ठीक है, ये इस वाला क्षेत्र है, और झारखंड हो गया आपके यहाँ। झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है अभी जैसे हमने पढ़ा, लेकिन दोस्तों ये जो मेघालय का पठार है ना, ये इस छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है, लेकिन यहाँ बीच में एक मालदा भ्रंश आ जाता है। मालदा भ्रंश उसको कहते हैं, मतलब एक प्रकार का ये दोनों पहाड़ों को थोड़ा सी अलग करने वाला है, इसलिए इसे भ्रंश कहते हैं। तो ये मुख्यतः है तो इस छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है ये मेघालय का पठार, लेकिन मालदा भ्रंश के द्वारा इसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इस मेघालय के पठार पर ही प्रसिद्ध पहाड़ियां कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। अनगिनत बार, इसकी कोई गिनती नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन पेपरों के अंदर आ चुका है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस पठार पर है, ठीक है। या ऐसे भी इस खासी पहाड़ी पर है ना, इस खासी पहाड़ी पर विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम और चेरापूंजी। तो यह भी पूछा है कि मासिनराम और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो पठारों के अंदर ये मेघालय का पठार इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक आपके दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट है, मालवा का पठार इंपॉर्टेंट है, और ये मेघालय का पठार। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर दोस्तों पेपर वाला पठारों से क्वेश्चन डालेगा तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन तो वो यही डालेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है। तो इस बारे में हम लिख लेते हैं। समझ तो आ गया, ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है जो मालदा भ्रंश द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया, और खासी पहाड़ी पर ही आपके क्या है? चेरापूंजी और मासिनराम है। राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहते हैं दोस्तों? झालावाड़। किसको कहते हैं? झालावाड़। तो आप कितना नंबर पठार था ये लगा लेना। अभी बात कर रहे हैं हम मेघालय के पठार की। मेघालय का पठार, इसका नाम मेघ यानी बरसात, बादल, इसका नाम ही इसी पर पड़ा है, जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ मेघ, बादल, वर्षा बहुत ज्यादा होती है।
तो मेघालय के पठार के अंदर बताइए हम कहा क्या लिखेंगे, ये तो मेघालय के अंदर है ही, मेघालय के अंदर है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। और क्या बात की हमने, यह मालदा भ्रंश द्वारा अलग किया जाता है, मालदा भ्रंश द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, गारो, खासी, जैंतिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं ये, ठीक है। पहाड़ियाँ भारत के अंदर कितने परसेंट है आपको बताया था, बताओ। सबसे कम परसेंट तो आपको बताया था पर्वत है, पर्वत 10.5 बताए। बाद में पहाड़ी की बात की थी हमने, पहाड़ी कितनी थी, 18.6% थी, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों को, आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। तो गारो, खासिया, जैंतिया पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। इस खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी व मासिनराम स्थित है। यहाँ क्या होती है भाई, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा आपके मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर प्राप्त होती है। तो दोस्तों भारत के अंदर ही सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है जहां हम रहते हैं, जैसलमेर के। और भारत में विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान स्थित है। तो दोनों ही स्थान हमारे भारत के अंदर ही स्थित हैं, ठीक है। तो मेघालय का पठार के बारे में हमें इतनी बात ध्यान रखनी है प्रमुखता। क्वेश्चन आएंगे तो इनसे ही पूछा जाएगा, इनसे अलग और क्या पूछेंगे आपको, और इनसे भी अलग कुछ आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि हम सारी चीजें याद नहीं कर सकते, हम इंपॉर्टेंट चीजें याद जरूर रख सकते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों पेपर लगभग 85 से 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही बनता है। 10% जो क्वेश्चन आते हैं बाहर के, वो ना तो कभी ज़्यादा कुछ फर्क डाल पाते हैं। अगर आप आने वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से करके आ जाओगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। अगला आप लगा लीजिए, मेघालय के पास ही आए हुए हैं तो एक असम का एक पठार है, करबी ओंगलोंग आपके पठार है। ये मैंने आपको बताया मेघालय के पास गए हैं तो पास वाले क्षेत्र को ही कवर कर लो, असम। यहाँ आपके इस पठार पर 2 पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, मिकिर व रेगमा पहाड़ी इस पठार पर है, ठीक है ना। मिकिर और रेगमा पहाड़ी आपके इस पठार पर है। ये 2 पहाड़ियाँ, ये रेगमा पहाड़ी है, ये पहले एक पेपर के अंदर आ चुकी है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे इंडिया जीके के तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला और अंतिम पठार हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। कौन सा पठार है दोस्तों, दक्कन का पठार, जो आपके प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। दक्कन का पठार आपके एक तो महाराष्ट्र में 3 राज्यों में है। ये एक महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक और आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, ठीक है।
तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि क्या है, यह लावा से निर्मित पठार है। यह लावा से निर्मित पठार, ये क्या है, ये आपके लावा से निर्मित पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार तो इन 3 राज्यों के अंदर हो गए। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, लावा से निर्मित पठार है ये। और लिख लीजिए महाराष्ट्र में इसकी उपभाग बात करें, महाराष्ट्र में इस पठार के हिस्से की क्या विशेषता है। महाराष्ट्र का पठार लिख लीजिए, बोले महाराष्ट्र का पठार, इसी पठार की बात कर रहे हैं, कोई अलग पठार नहीं है। इस दक्कन का पठार के भाग है ना, वो जो भाग महाराष्ट्र में है उसमें क्या है, वहां से एक तो आपके कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। इस महाराष्ट्र के पठार से कलसूबाई, यहां पर एक चोटी है, कलसूबाई चोटी से गोदावरी नदी निकलती है। और यहीं एक महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थान है, बड़ा ही प्रसिद्ध है ये महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में है ये दोनों ही, ठीक है ना, क्योंकि हम महाराष्ट्र के पठार की बात कर रहे हैं ना। तो महाराष्ट्र का पठार एक कलसू चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो महाराष्ट्र के पठार की विशेषता आपके इतनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके कर्नाटक। कर्नाटक का पठार, तो यहां पर आपके कावेरी नदी पर कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र जल प्रपात कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक के बारे में अपने को इतनी बात करनी है। यहाँ पर कावेरी नदी है, जहाँ पर शिव समुद्र, और भी बहुत नदियाँ हैं, लेकिन अभी जो हम नदियों वाले टॉपिक के अंदर आराम से बात कर लेंगे। अभी तो बस थोड़ा नदियों के टॉपिक से आपको कुछ मिलती जुलती जानकारी मिलती है, इसलिए हम कर रहे हैं, ताकि जब नदियों का टॉपिक करेंगे तब जब मैं आपको पूछूंगा कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बता पाओगे कि कलसूबाई चोटी से होता है। जरूर बता पाओगे ना सभी, इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि आपको भी क्लास से थोड़ा जुड़ा हुआ महसूस लगे कि हाँ हमें भी आ रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, थोड़ा इतना ज़्यादा लिख लो। चलो, आंध्र प्रदेश का पठार है ना, आंध्र प्रदेश का पठार, यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी बहती है, इतना ध्यान रख लेना। कृष्णा नदी इसको 2 भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करेगी। उत्तरी वाले भाग तेलंगाना हो जाएगा, यहाँ पर इधर वाला रायलसीमा हो जाएगा। देख लो ये भाई, इस प्रकार का ये पठार होगा ना, यहाँ से कृष्णा नदी बहेगी, इसका उत्तरी वाला भाग तो हो जाएगा तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को। और इधर वाला हो जाएगा आपके आंध्रा का पठार। आंध्रा क्या है आप लिख लीजिए, भले ही रायलसीमा कहते हैं इसको, रायलसीमा। और ये वाला जो क्षेत्र है ये सीमांध्र, इसको कह देंगे सीमांध्र। ये नदी कौन सी है, कृष्णा इसको 2 भागों में बांटती है। उत्तरी कृष्णा के ऊपर वाला भाग तेलंगाना होगा, नीचे वाला रायलसीमा, और उधर वाला सीमांध्र होगा। ठीक है, तो दोस्तों सभी पठार इंपॉर्टेंट हमने कर लिए हैं। आपको वापस
बताओ कौन कौन से। पहला भाग हमने किया मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार राजस्थान के अंदर स्थित है। चंबल बनास नदी यहाँ पर बहती है। बाद में हमने किया था मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार एमपी के अंदर स्थित है, वहां पर चंबल नदी बहती है। बाद में हमने बात की थी आपके बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड में यूपी एमपी के अंदर अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई है। केन बेतवा नदी यहाँ पर बहती है। बाद में बात की थी मालवा के पठार की, ये एमपी के अंदर है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये लावा का पठार है। यहाँ पर आपके कौन सी है, चंबल और शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी किनारे आपके उज्जैन शहर स्थित है और उज्जैन के अंदर दुर्गादास राठौड़ जी की छत्री है। बाद में हमने किया था बागेलखंड। बागेलखंड आपके कहाँ है, एमपी और छत्तीसगढ़ के स्थित है और यहाँ पर आपके सोन तथा महानदी बहती है। ठीक है। बाद में हमने अगला भाग किया तो दंडकारण्य पठार जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको उसे बस्तर का पठार कहा जाता है। बाद में हमने छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर स्थित है और दामोदर नदी बहती है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाद में हमने बात की थी उसी के पास वाला भाग जो उसी का ही भाग माना जाता है, छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। कौन सा, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को मालदा भ्रंश अलग करती है छोटा नागपुर के पठार से। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। खासी पहाड़ी पर आपके मासिन राम और कौन सी, चेरापूंजी पाई जाती है। बाद में करबी ओंगलोंग जो असम के अंदर है, वहां पर मिकिर और रेगमा पहाड़ियां स्थित है। बाद में हमने दक्कन के पठार की बात की जो अभी हमने की है। तो पठार, दक्षिणी पठारी प्रदेश के पठारों को हमने पूरा कर लिया है। अभी यहाँ पर कुछ पर्वतमालाएं पाई जाती है। कौन सी पर्वतमाला, जैसे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है और पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियां हैं। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियों पर कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो पेपर के अंदर बहुत बार पूछी जा चुके हैं, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे, दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश की पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कुछ मुख्यतः पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पर्वत श्रृंखला, यहां हम बात किसकी करेंगे, पहले आप लगाओ अरावली। अभी आप सोचोगे सर अरावली तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान कोई आपके दक्षिणी पठारी भाग का थोड़ी ना, राजस्थान तो उत्तरी भारत के अंदर आता है। परंतु दोस्तों अरावली सिर्फ अपने कोई राजस्थान के अंदर ही थोड़ी ना है। अरावली की सुदूर जो जहाँ से शुरू होती है, जिसे अरावली का पिता तो हम अरब सागर को कहते हैं, और यहाँ लक्षद्वीप के अंदर मिनिकॉय नाम का स्थान है, वहां से अरावली की जड़, वहां से अरावली का मेन स्टार्टिंग मानी जाती है। तो अरावली अपने दक्षिणी पठारी प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के अंदर सम्मिलित है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, यह इस अरावली का पिता किसको कहते हैं, लिख लेना। अरावली का पिता किसको कहते हैं, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। अरावली का पिता तो आपके अरब सागर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके, गुरु शिखर। गुरु शिखर हाइट क्या है, 17-22। कहीं कहीं किताबों में 17-27 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये सही नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ोगे गुरु शिखर पहाड़ी पर ऊपर दत्तात्रेय ऋषि थे, उनका मंदिर है। पहाड़ी की एकदम ऊपर मंदिर बना हुआ है। कोई उस मंदिर की हाइट भी माप लेते हैं, लेकिन हमें कोई मंदिर की हाइट थोड़ी ना है, हमें तो पहाड़ी की हाइट का पता करना है ना। तो पहाड़ी की हाइट तो 17-22 ही है। ये सिरोही माउंट आबू के अंदर स्थित है, सिरोही राजस्थान। ठीक है। इसकी कुल लंबाई आपके कितने है, अरावली की कुल लंबाई आपको पूछ ले, कुल लंबाई इसकी आपके 692 किलोमीटर है। सर्वाधिक विस्तार इसका 80% विस्तार, इसका 80% विस्तार राजस्थान में है।
राजस्थान में आप में 550 किलोमीटर, ये 692 में से 550 किलोमीटर। औसत ऊंचाई पूछ ले आपको, औसत ऊंचाई है इसकी आपके 930 मीटर। ठीक है, तो ये आपके गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, और दिल्ली भी जाएगी आपके। दिल्ली में अंतिम आपके लाल किला है ना, वहां पर ये अरावली खत्म हो जाती है। तो अरावली के बारे में और भी बातें हैं जो हम राजस्थान के अंदर भूगोल के अंदर करेंगे। कुछ सामान्य परिचय की बात यहाँ पर हमने कर ली है। तो अगला पठार है जो हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम, वो इंडिया का एक अलग से टॉपिक बन जाता है, इसलिए उसके बारे में हम थोड़ा अधिक जानकारी लिखेंगे। तो अगली आप लिख लीजिए विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला यह चूना पत्थर से निर्मित है। ये किससे निर्मित है दोस्तों? चूना पत्थर से निर्मित है। यहां की प्रमुख चोटियां, यहां की प्रमुख चोटियां कौन सी है दोस्तों? भारनेर। यहां की प्रमुख चोटियां आपके मुख्यतः भारनेर है, कैमूर है, कैमूर एमपी के अंदर है, कैमूर। ठीक है, पारसनाथ, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। यहां हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना एमपी में है, पन्ना स्थान स्थित है। तो पूछ ले, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है ना पन्ना, तो ये आपके विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी के अंदर ही ये आता है आपके। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले। पहले आप इसको देख ले, ये गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है ये विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। विंध्याचल पर्वतमाला गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। अब इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपके पारसनाथ है। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड के अंदर ही है आपके। तो पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पेपर में पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। ये तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमने और क्या लिखा है? ये चूना पत्थर से निर्मित है। यहाँ की प्रमुख चोटियां कौन सी है? भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना एमपी स्थान स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला छोटा नागपुर पठार से लेके विस्तृत छोटा नागपुर पठार तक गुजरात से है। ठीक है, पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमें इतनी बात करनी थी। आगे इसके बाद में हम करेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में बात। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो अपना चैनल है इसको आगे से आगे आप बढ़ाते रहिए। आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, वहाँ सभी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में, आपके इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग देते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जब भी आपका कमेंट पढ़ा जाएगा आपके जो चीज़ है उसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर।